हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बीएसएससी का इंटर स्तरीय जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग का वॉल्यूम नंबर 2 रुक्मणी का जो सेट निकला है उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो सेट नंबर 2 होगा। तो सेट नंबर 1 हमने डिस्कशन कर दिया है। हमने फुल एनालिसिस किया है, अर्थात कुल 150 प्रश्नों का एनालिसिस किया है। यदि आपको लगे कि हमें इससे फ़ायदा हो सकता है तो कृपया आप इसको जा कर के देखें। आपको ज़रूर ही बेनिफिट मिलेंगे और आपके मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस हर किसी का जो नंबर है वो आपको बढ़ जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है। देखिए प्रश्न नंबर 1 में बोला है कि निम्नलिखित में से 1857 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी। तो याद रखिएगा कि झांसी से लड़ने वाले लक्ष्मीबाई झांसी के विरुद्ध में जो है लड़ा था, ये ह्यूज रोज नाम का व्यक्ति था। याद रखेंगे, इसीलिए आंसर इसका हो जाएगा ए। तो अगले प्रश्न की ओर थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में जो है 1858 में वीर गति को प्राप्त हो गई थी। इस बातों को आपको ध्यान रखना है। और 1857 की क्रांति में ये काफ़ी जो है ना बढ़ चढ़ करके भाग ली थी। इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ जा रहे हैं हम। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किसने 2023 के UNHRC में नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है। तो नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जो है अब्दुल्ला मायर को मिला है। तो ये करंट अफेयर का सवाल है, आपको ध्यान रखना है। आगे बोला है कि आगे है कि हाल ही में, और ये जो अब्दुल्ला मायर को जो मिला है, थोड़ा सा मैं इनके बारे में डिस्कशन कर दूं। तो जो अब्दुल्लाही मायर को जो मिला है, ये इनको 1 लाख पुस्तक को बांटने के लेकर के शिक्षा के लिए इन्होंने 1 लाख पुस्तक की बंटवारा वहाँ किया है जहाँ पे पुस्तक, जहाँ नाम मात्र का शिक्षा है। तो शिक्षा को बढ़ाने के लिए इन्होंने 1 लाख पुस्तक बांटा है। इसीलिए इनको UNHRC के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा जो है इन्हें शरणार्थी पुरस्कार, नानसेन शरणार्थी पुरस्कार दिया गया है। यह व्यक्ति केन्या के है और केन्या के शिविरों में इन्होंने पुस्तक को बंटवारा किया है। तो इस बातों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न आपका बोला है कि हाल ही में विधानसभा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का सुमेलित क्रम है। तो यहाँ पे देखिए ये बोला है कि अनुमुला रेवंत रेड्डी। तो याद रखेंगे, रेवंत रेड्डी राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं, ये गलत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, बल्कि रेवंत रेड्डी जो है ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं। ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं। इस बातों को, तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद है बोला है विष्णुदेव साय। तो विष्णुदेव जो साय है ये बने हैं छत्तीसगढ़ के। ये मध्य प्रदेश के नहीं बने हैं, छत्तीसगढ़ के। और वही मोहन यादव, ये छत्तीसगढ़ के नहीं बल्कि ये मध्य प्रदेश MP के बने हैं। और यहाँ श्रीलाल दुमुहा, तो ये दुमुहा जो है ना ये बना है। ये आपका आंसर एक्यूरेट हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि बर्मा ब्रिटिश भारत में कब अलग हुआ। तो ब्रिटिश भारत में बोला है ब्रिटिश भारत से कब अलग हो गया था। तो ये 1935, जैसा कि हम पिछले भी सेट में आपको बताए थे। आगे बोला है भारत के साथ सबसे स्थलीय सीमा लगाने वाला। तो मैं आपको बता दूं कि 4096 ये मीटर लगाता है, स्थलीय सीमा है 4096 किलोमीटर है। वही चीन की बात करें तो चीन जो है 3488 लगाता है। वही पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 3323 लगाता है। वही म्यांमार की बात करें
तो म्यांमार जो है आपको ध्यान रखना है, म्यांमार 1643 किलोमीटर लगाता है। तो इस तरह से ध्यान कर लीजिए, इसका आंसर सबसे कम पूछा है तो सबसे कम यहाँ म्यांमार को होगा। हालांकि मैं और आपको बता दूं कि इससे कम लगाने वाले आपका है 699, जो कि 699 जो कि भूटान का सीमा लगता है। वही अफगानिस्तान का सीमा 106 किलोमीटर लगता है। और बात करें नेपाल की तो नेपाल का 1751 किलोमीटर लगता है। तो इस तरह से ध्यान आप इस सभी चीज़ों को रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है, अगला प्रश्न है कि उत्तर तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो उत्तर तथा दक्षिण कोरिया के सीमा रेखा के बीच को हम याद रखेंगे 38वीं समांतर रेखा कहते हैं। बात करें रेड क्लिफ रेखा तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। बात करें 49वीं समांतर रेखा तो ये यूएसए और कनाडा के बीच में है। बात करें 17वीं समांतर रेखा तो ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में के बीच स्थित है। तो इस तरह से ध्यान कर लेंगे सारे चीज़ को। थोड़ा सा और हम रेखाएं के नाम आपको बता देते हैं। आप मैक मोहन याद कर लीजिए, भारत, इंडिया और चाइना। आप याद कर लीजिए मेनर हिम को याद कर लीजिए। मेनर हिम रेखा जो है रूस और फिनलैंड। और बात करें अगर हम मैगी नॉट की तो मैगी नॉट जो है ना आपका है जर्मन और फ्रांस। बात करें हम हिंडनबर्ग की तो हिंडनबर्ग जो है जर्मन पोलैंड है, जर्मन पोलैंड। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के मुख्यालय कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं ये ब्रिक्स देशों का एक बैंक है। एनडीबी के नाम से न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से प्रसिद्ध है। और ब्रिक्स का जो मुख्यालय है शंघाई है, तो इसका भी मुख्यालय शंघाई में ही है। हाल ही में याद रखेंगे कि नया सदस्य जो है बना है, कई नए सदस्य इसमें जुड़े हैं, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की तो इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुआ है। इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में इसके जो हेड है वो हेड है दिल्मा रोसेफ। तो इस बातों को भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि पहला जनजाति खेल महोत्सव कहाँ। तो ये पहला है तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। उड़ीसा के भुवनेश्वर में पहला जनजाति महोत्सव मनाया गया है। याद रखेंगे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इस बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ की बात करें तो यहाँ जो है नुआखाई उत्सव कृषि के लिए मनाया जाता है, नुआखाई। तो इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। तो कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसमें कुल 5 लाख रुपये सम्मानित किए जाते हैं। 5 लाख रुपया दिया जाता है। बात करें कालिदास की तो कालिदास एक संस्कृत के महान विद्वान थे और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इनका एक प्रसिद्ध लेखक अभिज्ञान शकुंतलम ये नाटक है। अभिज्ञान शकुंतलम इनका एक प्रसिद्ध नाटक है। इस नाटक को आप याद रखेंगे। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से एक कालिदास थे, चंद्रगुप्त द्वितीय था, याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन कार्यान्वयन के साथ 2030 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम डैश प्रति वर्ष तक पहुंचाने की संभावना है। तो 5 MMT तक पहुंचाने की संभावना है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि मालगुडी डेज
के रचनाकार कौन है? तो मालगुडी डेज के जो रचनाकार है वो R.K. नारायण हैं। इस बातों को आप ध्यान रखेंगे। R.K. नारायण के कुछ और भी पुस्तकें हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो स्वामी और उनके दोस्त, स्वामी उनके दोस्त याद रखेंगे। उसके बाद है द डार्क रूम। उसके बाद आपको याद रखना है डार्क रूम के बाद है मालगुडी डेज तो हो ही गया। आदमखोर, द इंग्लिश टीचर। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। इतनी किताबें उनके हैं जो ध्यान रखेंगे। हालांकि आपको और भी लेखक यहाँ पे दिख रहे हैं। मुल्क राज आनंद, तो मुल्क राज आनंद के भी किताब पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब इनका है कूली। तो कूली को याद रखेंगे। टू लिव्स एंड ए बर्ड, इसको याद रखेंगे। अनटचेबल, द डेथ ऑफ ए हीरो। तो कूली हो गया, टू लिव्स ए बर्ड हो गया, एंड ए बर्ड, और अनटचेबल डेथ ए हीरो याद रखेंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि फिजी देश की राजधानी कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है कि फिजी देश का जो राजधानी है वो है आपका सूबा। फिजी देश की राजधानी सूबा पड़ता है। बात कर ले अगर हम, फिजी एक प्रशांत महासागर में अवस्थित देश है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि फिजी भारतीय मूल की जनसंख्या अधिक रहता है फिजी में, और गोल्फ खेल में फिजी के विजय सिंह ने काफ़ी ख्याति अर्जन किया है, मतलब काफ़ी विख्यात हुए हैं, जिनका नाम है विजय सिंह। तो ये विजय सिंह का नाम चर्चा में रहा है, तो ध्यान रखेंगे विजय सिंह को। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। वही अगर बात करें अगर हम किंगस्टन की, तो किंगस्टन जो है सेंट विंसेंट की राजधानी है। बात करें परमारिबो का, तो परमारिबो जो है सूरीनाम की राजधानी है। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है आपको ध्यान रखना है, इराक की मुद्रा को हम दिनार कहते हैं। इस बातों को ध्यान रखना है। आगे हम कुछ अन्य देशों के भी मुद्रा के नाम बताएंगे। ईरान की मुद्रा का नाम रियाल है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और इसकी राजधानी तेहरान है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि ईरान की राजधानी जो है ना तेहरान है। और बात करें हम इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी रुपिया है। याद रखेंगे, ये हाल ही में बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद अगर बात करें यहाँ की राजधानी की, तो जाकार्ता से हटाकर नूर संतारा कर दिया गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात करें मालदीव की, तो मालदीव की राजधानी माले है, और यहाँ के जो पैसे का नाम है रुपया। तो ऐसे इस तरह से आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। जैसा कि दोस्त हम टेस्ट सीरीज 2 चला रहे हैं, और टेस्ट सीरीज 2 आप देख करके 100% आप अपने स्कोर को अच्छे बनाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप सभी टेस्ट सीरीज को देख लेते हैं तो आपका स्कोर हर जगह पर बढ़ेगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। आगे हम बढ़ते हैं। साइना नेहवाल का किस खेल से जुड़ी है? तो साइना नेहवाल जो है ये आपको ध्यान रखना है बैडमिंटन से। साइना नेहवाल और सानिया मिर्ज़ा में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखेंगे सानिया मिर्ज़ा जो है ये टेनिस खिलाड़ी है, लेकिन साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी है। इसके साथ ही आपको और एक नाम याद रखना है जो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। उनका नाम जो है एक पुरुष में है के श्रीकांत, कादम्बी श्रीकांत को नाम भी आपको ध्यान रखना है, जो
2014 में सीरीज जीता था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगले प्रश्न आपका बोला है कि दिल्ली की राजपथ का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। यह जो है किंग्स के वे का नाम से बदल करके 1955 में इसे राजपथ रखा गया है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि इसका राजपथ नाम कब पड़ा था। पहले इसका नाम किंग्सवे था, किंग्सवे। तो 1955 में इसका नाम चेंज करके राजपथ किया गया है, और हाल ही में इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। चलिए, ये मैथ का सवाल है। देखिए, मैथ के सवाल हम कैसे हल करेंगे, हम चूँकि शॉर्ट पे में बताएंगे, आपको ध्यान रखना है। बोला है कि पुरुष कर्मचारी का औसत ये है, उसके बाद महिला कर्मचारी का औसत ये है। तो बोला है कि ओवरऑल सभी कर्मचारी का औसत ये है। तो बताइए कि कितना प्रतिशत पुरुष कर्मचारी है। तो हम आपको बताते हैं कि पुरुष कर्मचारियों की संख्या यदि आपको ज्ञात करना है तो यहाँ 5200 है, यहाँ 4200 है, यहाँ 50 है। तो याद रखेंगे, ओवरऑल वाला को आप बीच में रख ले, यहाँ पे आप 5200 कर ले, यहाँ पे आप 42 कर ले। जब इस दोनों का अंतर कीजिएगा तो 8 का आ जाएगा। जब इस दोनों का अंतर कीजिएगा तो 2 का काट देंगे तो 4:1 आ जाएगा। 4:1। इसका मतलब है कि चार यूनिट पुरुष है और 1 यूनिट महिला है। ओवरऑल कितना यूनिट है? 5 यूनिट। तो पुरुषों का परसेंटेज यदि आपको चाहिए तो 4/5 गुने 100 कीजिए, 100% आपको 80% दिख जाएगा, और 80% इज द एक्यूरेट आंसर। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो पॉज करके फिर दोबारा आप इसको रिपीट कीजिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न बोला है कि 689 की वॉशिंग मशीन बेचने के बाद 6% का लाभ होता है। तो बताइए इसका क्रय मूल्य कितना था। तो क्रय मूल्य निकालने का तरीका कुछ नहीं है, आपको सिंपल सी बात है कि इसमें 100 बटे आपको 106 से गुना कर देना है, क्योंकि 6% का लाभ हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही आप इसको काटेंगे तो ये 50 मरतबे कट जाएगा, ये आपका 53 मरतबे कट जाएगा। जब जैसे ही ये 53 से आप इसको काटिएगा तो ये कट जाएंगे। जो है आपको ध्यान रखना है कि एक कट करके आपको आ जाएगा, काट लीजिए। एक बार में कटेगा तो 53 घट जाएगा, 53 घटेगा तो यहाँ से 53 जब आप घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 5, और यहाँ पे बच जाएगा 1, 9। तो अब इसको 3 बार में अर्थात 13 बार में ये कट रहा है। 13 से 50 में गुना हो जाएगा तो 13×5 = 65 होता है। 650 इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल लेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि x काम 8 दिन में और y काम 10 दिन में पूरा कर लेता है, तो एक साथ कितने दिन में करेगा। तो सिंपल सी बात है, जब भी ऐसे प्रश्न आप देखेंगे तो 8 दिन में एगो कर रहा है, एगो 10 दिन में कर रहा है, बस दोनों को गुना कर दीजिए, फिर दोनों को नीचे आप जोड़ दीजिए। अब इसको हल कीजिएगा तो जैसे ही कीजिएगा तो 80 बटे आपको मिल जाएगा, 80/18 काटेंगे तो आ जाएगा 40/9। इसका पूर्णांक जो है याद रखिए, 40/9 किसका आ रहा है तो 9 चौक 36 × 40। सी इज द एक्यूरेट आंसर हो गया। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि 63 105 छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 63 105 से भाग देने पर प्रत्येक का हालत में 4 शेष बचे। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक हालत में छोटी से छोटी संख्या आता है तो आपको निकालना है सबसे पहले लॉसा। जब इसका लॉसा निकालेंगे तो लॉसा में 5 जोड़ देना है। तो याद रखेंगे कि इसका लॉसा निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसका फैक्टर देख लेना है कि कितना आ रहा है। 9 आ रहा है तो 3×3×7 आएगा। इसका फैक्टर क्या आ रहा है तो 3×5×7। तो लॉसा का फैक्टर ये होता है कि जो सबसे अधिक बार होता है 3×3। अधिक बार यहाँ से हम 3 ले लिए, यहाँ से हम 5 ले लेंगे, और यहाँ से हम दोनों में 7 है तो कोई एक 7 ले लेंगे। इस तरह से आप देखिए कि सबका गुना जो आएगा 9×5 = 45, 45 में 7 से जब गुना करेंगे तो 35, 28 और 28 और 3 31, 15 आ रहा है। 15 में 4 जोड़ना है क्योंकि शेष 4 बच रहा है तो 19 आ जा रहा है। बी इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपका बोला है कि 14
1360 रुपया में वस्तु खरीदी गई और 240 रुपया उस पर भाड़े का खर्च लगा दिया और 15% का लाभ पाने के लिए हमें कितना पर बेचना चाहिए। तो याद रखिएगा कि ये जब जोड़ेंगे 240 में तो 14,600 आ जाएगा, 14,600। अब यहाँ पे देखिए 10% निकालने के लिए याद रखेंगे एक जीरो हट जाता है, एक जीरो हट गया तो इसका मतलब कितना बच गया, 1460 रुपया। 10% 1460 रुपया है, तो फिर 5% उसका आधा हो जाएगा तो 730 रुपया। टोटल ओवरऑल कितना हो गया, तो ओवरऑल हो जाएगा आपको याद रखिए 11 छः तीन 7 4 11 और 2 2190 रुपया। 2190 रुपया इसमें ऐड हो जाएगा। 14,600 में 2190 रुपया जब ऐड कर दीजिएगा तो ये कितना मिल जाएगा, 9097, यानी 790 वाला कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, मात्र बी में 790 वाला है, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा बी। तो इस तरह से आप अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार पीछे करके ज़रूर देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे प्रश्न आपसे बोला है कि एक संख्या 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया था और प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात ये बन जाता है। तो बताइए कि आखिर बड़ा वाला संख्या प्रारंभिक बड़ी संख्या क्या रहा होगा, पहले के बड़े संख्या क्या रहा होगा। तो मान लीजिए कि एक 7x है और एक 11x है, इसमें 6 ऐड कर दीजिए, इसमें भी 6 ऐड कर दीजिए। 1 मिनट, ऐसे नहीं बनाइए, आपको बनाना क्या है, ऐसे बनाना है। 7 11 लिख देना है, उसके बाद आपको 5 7 लिख देना है। बस आप क्या करना है, आप यहाँ देखिए कितने का अंतर है, 2 का, तो 2 यहाँ लिख लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि इसको गुना करने से आ जा रहा है आपको 55, इसको गुना करने से आपका आ रहा है 55 माइनस 49 कर लीजिए। 55 माइनस 49 कीजिएगा तो कितने बच जाएंगे, 6। तो 6 इसका मतलब है गुना में 6 कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि कितना बढ़ रहा है, 6, यहाँ देखेंगे कि 6 बढ़ रहे हैं तो 6 दूना कितना हो जाएंगे, 12, अर्थात 6x बराबर हो जाएगा 12। 6 जोड़ा जा रहा है तो इसीलिए 6x बराबर हो जाएगा 12। 6 से 6 कट गया, x इक्वल टू कितना आ गया, 2, x इक्वल टू 2। तो पहले की संख्या किस अनुपात में है, 7:11। तो 7:11, तो इसमें 2 से जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 22, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 14। तो बड़ा वाला कौन रहा है, 22, तो 22 इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से पुनः आप स्पीड को कम करके देख लीजिएगा। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। आगे हम बढ़ेंगे। इसमें बोला है कि भाई इसका जो वर्गमूल है, वर्गमूल कितना आएगा। तो वर्गमूल निकालने का तरीका जो होता है, याद रखिएगा 0.9 लिख दीजिए। आप यहाँ पे 0 दे देंगे, इधर से छांट दीजिए। जैसे ही 0 पॉइंट यहाँ 0 पॉइंट दीजिएगा तो ये हमको यहाँ से 0 पॉइंट हटा देना है। जब 0 पॉइंट हटेगा 90 बचेगा। अब यहाँ 9 से हम लगा सकते हैं तो यहाँ 9 लिख दिए, यहाँ बच गया 81। अब यहाँ पे 9 बच जाएंगे। फिर हम यहाँ डबल 0 लगा देंगे। जैसे ही डबल 0 लगाते हैं तो ये यहाँ पे 18 आ गया। अब कौन सी संख्या से यहाँ भाग लगा देंगे, तो 9 से अगर हम भाग लगाते हैं तो 18 162। तो यानी कहने का मतलब है कि 9 मरतबे लग जाएगा। तो 9 मरतबे लगेगा तो इसका मतलब ए आंसर इसका हो जाएगा। आगे हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। बोला है कि इस संख्या में इस भिन्न में कितना घटाया जाए कि भिन्न इतना आ जाता है, मतलब कौन सा भिन्न घटाया जाए। तो याद रखिएगा बस इस दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड कीजिएगा कितना आपको आ जाएगा, 78 नीचे आ गया, यहाँ 13 हो जाएगा और यहाँ पे सॉरी ऐड नहीं करना है, माइनस करना है। तो यानी ये यहाँ पे हो जाएंगे 6। तो ये 7 बटे कितना हो जाएगा, 78। 7 बटे 78 डी आंसर आपका आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न इसमें बोला है कि 8% साधारण ब्याज की दर से जो है एक राशि इतना वर्ष में 924 रुपया हो जाता है। तो आरंभ में राशि कितनी जमा राशि की गई थी। चलिए हम इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि ये 924 रुपया जो हो रहा है ये मिश्रण हो रहा है। और 924 रुपया जब मिश्रण हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में आपको सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों को गुना कर लेना है, इन दोनों का गुना कर लेना है। ये दोनों का जब गुना करेंगे तो 8 इंटू हो जाएगा 6 चौक 24 और 3 27, 24 3 27, 27 बटे 4, 4 से काट दीजिए 2, तो कितना आ गया 27 दूना 54,
यानी कि कहने का मतलब है कि ये 54% कोई राशि का 54% निकालने पर 924 हो जाता है। तो अब इसमें कौन सा संख्या है जिसका हम 54% निकालें तो 924 बन जाएगा। तो 50% निकालेंगे हम इसका, तो 50% अगर निकालते हैं तो 300 आ जाता है। तो 6 3 9 हो गया। या 4% निकालने पर 24 आ जाएगा। तो 324 हो गया। 324 यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो 600 में अगर हम 324 जोड़ दें तो 900 बन जाता है। इसीलिए याद रखिएगा कि यहाँ पे 600 से एक्यूरेट आंसर होगा। फिर से हम एक बार समझा देते हैं, क्योंकि हमको ध्यान रखना है कि परसेंटेज और टाइम का गुना करना है। जैसे ही गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 54%, अर्थात किस राशि में हम 54% बढ़ा दें कि हमको 924 मिल जाएगा। तो 600 का 54% आप निकालेंगे तो 100% है कि आपको 324 आएगा। 324 आएगा तो इसका मतलब है 324 600 में जोड़ेंगे तो 924 आ जाता है। इसीलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। आगे प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न बोला है कि इसको हल करने से कितना मिलेगा। तो जब इसको हल कीजिएगा तो 30 आ जाएगा। 30 से इसमें भाग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 जब जब 4 इसमें से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 21 से इसमें जब भाग हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 21 से जब भाग हो तो 5 आ जाएगा। 5 इसमें जब ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 इसमें ऐड हो जाएगा तो 52 हो जाएगा। और 52 से जब इसमें भाग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 3। चलिए हम 3 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि 1,60,000 की एक धनराशि 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और क्या होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक किया जाता हो। तो याद रखिएगा कि जब भी अर्धवार्षिक ब्याज की गणना होगा तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। समय को आप 2 गुना कर दीजिए तो 4 वर्ष हो गया, और रेट को आप आधा कर दीजिए तो 5% हो गया। अब हमको निकालना है 4 वर्ष का 5% पर ब्याज। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले याद रखेंगे कि 4 वर्ष के लिए एक फार्मूला आपको याद रखना है। कौन सी फार्मूला, 4:6 उसके बाद है 4:1, 4:6:4:1। अब निकालने का तरीका क्या होता है याद रखेंगे कि ये आप ध्यान रखेंगे कि 3 वर्ष के लिए हम 3 वर्ष के लिए फार्मूला लिखते हैं 3:3:1। तो अब इसी को हम जोड़ करके 3 3 6 और 3 1 4, 6 4 लिख देते हैं। इधर 4 लिख दिए, इधर 1 लिख दिए। तो ये निकालने का तरीका होता है। मैं आपको बता दूं कि यदि आपको 2 वर्ष का पूछता है तो ये आ जाएगा 2:1। जैसे ही 3 वर्ष के लिए पूछेगा तो 3 वर्ष के लिए जब पूछेगा तो याद रखिएगा कि ये दोनों को जोड़ने से आ जाता है 3, और 3 वर्ष के निकालना है, इसलिए इधर 3 और इधर 1। तो ये 3 वर्ष के लिए आ गया। जैसे ही 4 वर्ष के लिए पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है, ये दोनों को जोड़ने से आ जाता है 6, ये दोनों के जोड़ने से आ जाता है 4, और इधर 4 वर्ष का निकालना है तो इधर 4 इधर 1। इस तरह से रेशियो हम निकालते हैं 4 वर्ष के लिए। तो अब आपको पता चल गया होगा कि 4 वर्ष के लिए रेशियो क्या है, 4:6:4:1 ये रेशियो है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका 5% निकालेंगे। जैसे ही इसका 5% निकालिएगा, 5% निकालने का मतलब है कि पहले 10% निकाल लीजिए। 10% निकालिएगा तो 1 जीरो हट जाएगा। 1 जीरो हटने के बाद ये 16,000 बन जाता है। तो इसका मतलब 5% इसका आधा होगा। तो 5% निकालना है तो 8,000 होगा। कितना होगा, 8,000। चलिए 8,000 आ गया 5%। फिर इसका 5% निकालिए। 4 बार निकालना है, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए। तो हम 4 बार निकालेंगे। एक बार तो निकाल चुके हैं। इसका अगर हम 5% निकालें तो इसका 5% आ जाए, 10% आ जाएगा 800, तो 5% आ जाएगा 400। फिर इसका हम अगर 5% निकालें तो 10% आ जाएगा 40, तो 5% आ जाएगा 20। उसी तरीके से फिर इसका निकालें तो 10% आएगा 2, तो 5% आएगा 1। निकाल लिए 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 4 में गुना कर देंगे 8 से, तो ये हो जाएगा 32,000। और उसके बाद है 6 से गुना कर देंगे हम 4 में, 6 से गुना कर देंगे 4 में, तो ये आ जाएगा 24,100।
उसके बाद आपको हम 4 से गुना कर देंगे 20 में तो 80 आ जाएंगे। फिर 1 से गुना कर देंगे 1 में तो 1 आ जाएंगे। तो यानी 34,481 किस में लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा है। ये आंसर आ गया। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे हम प्रश्न बढ़ जाते हैं। आगे यहाँ पे बोला है कि 3, 4, 9 का चतुर्थांश अनुपात क्या होगा। तो ई ए है, ई बी है, ई सी है और चतुर्थांश को डी मान लीजिए। आपको याद रखना है कि ए बटे बी बराबर सी बटे डी होता है। तो आपको ये डी वाला पूछा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे ही करिएगा तो ए डी बराबर हो जाएगा बी सी, और जैसे ही डी बराबर कीजिएगा तो बी सी बटे ए। अब यहाँ पे देख लीजिए ए कितना है, बी सी कितना है, 9 चौक 36 और ए से भाग करना है 3, अर्थात 36 बटे 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 इज द एक्यूरेट आंसर। 12 कहाँ दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है इसमें। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। बोला है इसका परिमेय संख्या क्या होगा, तो याद रखिएगा 1/√2 प्लस √3 है तो इसको परिमेयकरण करने का मतलब होता है कि ऊपर √2 में माइनस सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे दिया है कि 1/2 प्लस √3। तो याद रखिएगा कि जब भी इस ऐसे दिया है तो 2 माइनस √3 से ऊपर गुना कर दीजिए, अब बटे 2 माइनस √3 से नीचे भी गुना कर दीजिए। ये दोनों गुना करने से ए प्लस बी ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर उतना ही रह जाएगा। जैसे ही 2 का स्क्वायर में से इसको घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर आता है 4, √3 का स्क्वायर आता है 3, तो 3 में से 1 बच जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि एक किसके नीचे है, मात्र एक इसी के नीचे है और एक इसके नीचे है, लेकिन ये अलग है, ये संख्या आना चाहिए, इसीलिए ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है और 5 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार पार्क के चक्कर लगाने में कितना समय लेगा। तो याद रखेंगे कि लड़के का गति क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ मीटर में दिया है तो सबसे पहले हम इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि 10 × 5/18, तो ये आ जाएगा 50/18। 50/18 मीटर प्रति सेकंड में इसका गति आ गया। अब इसकी लंबाई जो है वर्गाकार चारों ओर दौड़ रहा है, तो इस तरह से ध्यान रखना है कि पार्क के एक चक्कर लगा रहा है तो एक चक्कर में परिमाप हो जाता है, तो परिमाप का मतलब 50 मीटर लंबाई है तो 4 × 50 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 4 × 50 इसकी वर्ग की परिमाप हो गए और इस तरह से चक्कर लगाने की दूरी हो गए और उसका चाल मीटर प्रति सेकंड में कितना है, 50/18। अब ये 18 यहाँ से हट जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये 50 से 50 कट गया, 18 चौका 72। तो ये ध्यान रखिएगा 18 चौक 72 सेकेंड लगेंगे, याद रखेंगे 72 सेकेंड लगेंगे। इस तरह से कितना समय लगेगा, तो 72 सेकेंड। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। आगे प्रश्न बोला है कि पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाने पर मोटर वाहन की यात्री पेट्रोल में खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि खर्चा जो है व्यय का जो वृद्धि ना हो, पेट्रोल पर उसके कुल व्यय का कोई वृद्धि ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में जब भी वृद्धि यहाँ पे होता है तो बस सिर्फ आपको क्या करना है, जितना वृद्धि हो रहा है ऊपर लिख लीजिए और कितना बढ़ गया है तो नीचे 100 में जोड़ दीजिए। 100 में जब 10 जोड़िएगा तो 110 हो जाएगा, गुने में कर दीजिए 100, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ये बच गया 100/11। 100/11 किसको तोड़ने से आएगा, तो सी को तोड़ने से 100/11 आ जाएगा। इस तरह से आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न बोला है कि 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ होने वाला है, तो ये होने वाला है जापान में। याद रखेंगे एशियाई खेल 2026 है, 2026 का जो खेल है ये आपको जापान में होगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ और ही भी बातें बता देना चाहूँगा कि 19वां जो खेल जो हुआ है, 19वां खेल ये कहाँ हुआ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें कुल जो है 107 पदकों के साथ भारत जो है ना चौथे स्थान पर रहा है। भारत का रैंक जो है ना चौथा रहा है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और टोटल कितने पदक जीते हैं, तो टोटल पदकों की संख्या जो है 107, 28, 38 और 41, 28, 38, 41, इस बातों को ध्यान रखेंगे। यह जो है हुआ था ह्वांगजो चीन में हुआ था, याद रखिएगा ह्वांगजो के शहर में चीन में हुआ है, इस बातों को ध्यान रखना है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गए हैं, तो ये अक्षता
कृष्णमूर्ति बन गए हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो याद रखेंगे कि 84वें नंबर का जो ग्रैंड मास्टर है अनमोल रमेश बाबू बन गए हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। वही अगर 83 में पूछेगा तो 83 में आदित्य सामंत है। वही अगर 82 में पूछेगा तो बोपल्ला परनीत है। तो इस तरह से आपको सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ है, तो याद रखेंगे ये पुराना विश्वविद्यालय है और 7वां नंबर का है। ये इसकी स्थापना 1917 में हुआ है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि और भी कुछ विश्वविद्यालय हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। जो 1916 में जो स्थापना हुआ है BHU की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ है। और पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 में हुआ था। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 में हुआ है, इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है। वही लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करें तो 1920 में हुआ है। वही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो 1916 में हुआ है। वही अगर हम और भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें तो 1887 में हुआ है। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ना 21 जून को हम लोग मनाते हैं। बात करें हम 21 जून की तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बात करें 21 मार्च को तो 21 मार्च को हम कई तरह के दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नस्ल भेदभाव दिवस, उन्मूलन दिवस, विश्व वानिकी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व कविता दिवस याद रखेंगे। लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दूं, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस जो कि हम 21 मार्च को मनाते हैं। बात करें अगर हम 25 दिसंबर की तो 25 दिसंबर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाते हैं, इस बातों को ध्यान रखना है। आगे बोला जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो आपको ध्यान रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है ये अमृतसर में हुआ है 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें 1000 व्यक्ति, सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से 1000 व्यक्ति मारे गए थे। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए थे। वही अगर ऐसे मारे जाने वाले की संख्या 1000 से भी अधिक थे, इस बातों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, तो कुचिपुड़ी जो है ना आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बात करें भारतनाट्यम की, तो भारतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का है। बात करें ओडिसी की तो ओडिसी आपका है, ओडिसी उड़ीसा का है। बात करें हम मणिपुर की तो मणिपुरी भी एक शास्त्रीय नृत्य है। और कथकली और मोहिनीअट्टम जो है आपका केरल का है। कथकली और ये सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य है, इस बातों को ध्यान रखना है। जल्लीकट्टी समारोह का लड़ाई कहाँ होता है, तो जल्लीकट्टी समारोह का लड़ाई तमिलनाडु में होता है। लेकिन कंपाला जो भैंसा का दौड़ है, कंपाला ये कर्नाटक में होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बोला है कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा, तो समान गहराइयों को जो जोड़ने वाला रेखा है आइसोबात है। लेकिन समान ताप को जोड़ने वाला अगर रेखा पूछेगा तो आइसोथर्म हो जाएगा, आइसोथर्म हो जाएगा, याद रखिएगा। समान दाब को अगर बोलेगा तो आइसोबार हो जाएगा, आइसोबार। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो दिए गए हैं आइसोगोनल, तो आइसो जो गोनल है ये समान चुंबकीय झुकाव वाला है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइसो एक हेलाइन होता है, जो आइसो हेलाइन आपको ध्यान रखना है, सामान्य सूर्य ताप को जोड़ने वाला होता है। आइसोनेफ होता है जो मेघाच्छादित क्षेत्रों को जोड़ने वाला होता है। और एक होता है आपको आइसोगोनल, तो मैं बता दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि एक ठंडी शुष्क वायु है, तो याद रखिएगा
कि ठंडी शुष्क वायु, ये जो है ना, ये हरिकेन गर्म है, टोर्नाडो गर्म है, साइक्लोन गर्म है। ये जो है आपका बुरा जो है फ्रांस में चलने वाला एक ठंडी शुष्क वायु है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। एड्रियाटिक तट पर चलता है और ये ध्यान रखना है कि एड्रियाटिक तट पर ये चलता है। हरिकेन जो है कहाँ चलते हैं? अटलांटिक महासागर में उठने वाली पश्चिमी द्वीप की ओर, द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाले भयंकर चक्रवाती तूफान हरिकेन है। तो अटलांटिक द्वीप पर याद रखेंगे। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, सिराको की बात थोड़ा कर लेते हैं। तो सिराको एक गर्म हवा है जो जो है रेगिस्तान में चलता है, सहारा रेगिस्तान की ओर चलता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल की संक्रांति। तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति जो है ना जून महीने में होता है। इस बातों को ध्यान रखना है। आगे बोला है कि दिल्ली सल्तनत में तबकात नासरी की रचना मिन्हाज उज सिराज ने किया है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। मिन्हाज उल सिराज ने तबकात नासरी की रचना किया है। उसके बाद है तबकात नासरी में न केवल दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंशजों की वर्णन किया है, इसके अलावा भी ईरानी शासकों के बारे में बताया गया है, तुर्की शासकों, गजनबी के बारे में बताया गया है, मंगोल आक्रमणकारियों के बारे में बताया गया है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको थोड़ा कुछ और भी किताबें याद रखना है, जैसे तारीख है फिरोज शाही हो गया, तारीख है फिरोज शाही। तो तारीख है फिरोज शाही जो है ये रचना है आपका, इसका तारीख है फिरोज शाही की रचनाकार जो है जियाउद्दीन बर्नी है, अर्थात बर्नी ने लिखा है। इस बातों को ध्यान रखना है। ये सब गजनबी के दरबार में रहता था। और उसके बाद और भी कई किताबें हैं जो आपको ध्यान रखना है। तुगलकनामा हो गया अमीर खुसरो का। तो इस तरह से ध्यान रखना है। आगे है अगला प्रश्न आपको है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ भेज दिया था? तो ये रंगून भेज दिया था। ये बर्मा में पड़ता है, जब 1857 के विद्रोह में पकड़ा गया था। तो आगे है कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित हुआ? तो गोपनीयता अधिनियम जो है 1904 में, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था, तो ये 1904 में पारित हुआ था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखले की रचना किसने किया है? तो मणिमेखले की जो रचनाकार है वो ध्यान रखेंगे, ये है आपका इस महाकाव्य की जो एक महाकाव्य है यह, और इसकी जो रचनाकार है सतनार है, सतनार। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि सतनार ने इसकी रचना किया है। अब थोड़ा सा और भी हम बात कर लेंगे कुछ अन्य। तो इसमें क्या क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है उदय कुमारन एवं मणि मैखले, जिसको हम कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री थी, जिसका नाम था मणि मैखले, की प्रेम कहानी मिलता है। सत्यनारायण की इस मणि मैखले जो महाकाव्य है, इसमें राजकुमार उदय कुमारन और माधवी की लड़की मणि मैखले की प्रेम कहानी है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न नंबर 46 है। प्रश्न नंबर 46 मैथ का सवाल है। इसमें बोला है कि 8 संख्याओं का माध्य ये है, 14 संख्याओं का माध्य ये है, तो 6 संख्या का माध्य क्या हो जाएगा? तो यानी कहने का मतलब यह है कि 8 आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद 14 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब इसमें 8 से कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा 100। जब इसमें 14 से कीजिएगा 196 मिल जाएगा। घटाइएगा तो कितना बचेगा? घटाएंगे तो हम आपको मिल जाएगा 96। तो किससे भाग करें? 6 से भाग करें तो कितना आ जाएगा? तो 16 आ जाएगा। 16 इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि भाई ABCD जो है इसको जो है ना इस प्रकार बांट रहा है कि AB का रेशियो ये है, BC का रेशियो ये है, AB का रेशियो जो है यहाँ है, CD का रेशियो ये वाला है, और BC का रेशियो ये वाला है, और CD का रेशियो ये वाला है।
तो जब भी ऐसा सवाल आपको मिले तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो 1 3 दिया हुआ है, उसके बाद 2 5 दिया हुआ है, तो जब इसको कन्वर्ट ABC में कीजिएगा तो ये 1 से गुना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। 2 6 15 आ गए हैं ABC का। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको ABCD ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले 2 6 15 लिख लेना है। उसके बाद आपको लिख लेना है फिर 2 और 3। तो याद रखिएगा कि 2 2 का गुना कर दीजिएगा तो 4 आ जाएगा, फिर 2 6 का गुना कर दीजिएगा तो 12 आ जाएगा। फिर उसी तरीके से आपको 5 3 का गुना कर देना है, सॉरी वैसे नहीं, 2 6 का गुना कर देना है। फिर उसके बाद आपको गुना करना है 5 15 और 2 का, तो 15 और 2 का गुना कर देना है तो 30 आ जाएगा। और इस तरह से ध्यान रखना है कि आपको टोटल जो है ABCD का औसत चाहिए, और ABCD के जब औसत चाहिए तो आपको 4 12 उसके बाद 30 और उसके बाद 15 और 3 का गुना कर लेना है तो 45। तो 45 आ गया, 30 आ गया, 12 आ गया और 4 आ गया, तो सबको जोड़िएगा तो 91 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 91। तो 91 से इसमें भाग कर दीजिएगा। 91 से इसमें भाग करने के बाद जो काट के आएगा उसमें 30 से, क्योंकि यहाँ पे बोला है, क्या बोला है, C, यहाँ बोला है कि C का हिस्सा क्या है, तो इतना बटे 91 गुने 30। जैसे ही ऐसे कीजिएगा तो आपको 5400 मिल जाएगा। देख लीजिएगा एक बार करके। आगे है अगला प्रश्न, आपका बोला है कि किस हॉल में उपस्थित लोगों के में से 4/7 उपलब्ध कुर्सियों में से, तो जो 4/7 उपलब्ध कुर्सी है उसमें से 7/12 भाग पर बैठे हैं और शेष भाग लोग खड़े हैं। तो यदि 20 खाली कुर्सियां हैं तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं, ये चीज़ बोला है। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें बोला है कि सबसे पहले है कि कुर्सी की संख्या क्या है, नहीं पता है। मान लीजिए कि कुर्सी की संख्या y है, तो y है तो यहाँ पे 4/7 y हो जाएगा इसका, यानी कहने का। और बैठे लोगों की संख्या भी y होगा, उसका 7/12 तो 7/12 y हो जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे देखिए, जब शेष कितना बच जा रहा है, मतलब 7/12 में से अगर हम घटा ले तो शेष बच जाएगा 5/12। तो 5/12 इक्वल टू हो जाएगा 5/12। 5/12 किसके बराबर हो जाएंगे, 20 के बराबर हो जाएंगे। तो 5 से इसको काट दीजिएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो 12 चौक कितना हो गया, 48। अर्थात कहने का मतलब है कि टोटल कुर्सी की संख्या 48 है। अब टोटल कुर्सी की संख्या 48 है, उसमें से आपको ध्यान रखना है कि 48 कुर्सी में से 28 जो है, आपको ध्यान रखना है कि लोगों की संख्या जो है 28 निकालेंगे। तो इस तरह से निकाल करके देख लीजिएगा, ये टोटल निकाल करके आ जाएगा आपको 21। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं, ज़्यादा देर होने के कारण हम आपको बता दिए हैं। आगे बोला है एक ऋण का भुगतान समान वार्षिक किस्तों में करना है। तो जैसे ही समान वार्षिक किस्तों में ऋण का भुगतान करना होता है तो आपको ध्यान रखना है ये कि P × 1 + R/100। ठीक है, एक किस्त का ये हो गया। फिर अगले किस्त का उसी तरीके से P × 1 + R/100, 1 + R/100 हो जाएगा। तो इस दूसरा किस्त का हो गया। तो इतना जो है आप करेंगे तो आपको जो भी मिल जाएगा वो आपका हो जाएगा किस्त की राशि, मतलब टोटल राशि। और टोटल राशि में से आपको ध्यान रखना है कि 2 किस्त में इसको 2 से गुना कर लीजिए, 2 से गुना कर लीजिए। जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 7744। और जब इसको हल करके निकालिएगा तो हल करके निकालने के बाद आपको मिलेगा 7620 मिलेगा। अभी दोनों को जैसे ही घटाते हैं तो घटाने के बाद 1024 मिलेगा। याद रखिएगा, इसको हल करने से हमको 7620, इसको 2 गुना करने से हमको 7744, घटाने से 1024 मिल रहा है। तो 1024 वही बोल रहा है कि कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो 1024 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। आगे बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि अनिकथा अपनी पुस्तक 15% की हानि पर बेचता है। यदि वह पुस्तक को
₹150 अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो याद रखिए, एक बार हानि एक बार लाभ हो तो दोनों को ऐड कर लीजिए, और उतना परसेंट बराबर है कितना अधिक बेच रहा है 150, तो 150 लिख लीजिए। 100% अगर निकालिएगा तो 100% निकालने का मतलब है बटे में 100 कर लीजिए, बटे में 25 कर लीजिए या गुना में 100 कर लीजिए। ऐसा करने से, एक मिनट, क्या कहे हैं हमने बोला है कि 15% और 10%, एक बार लाभ एक बार हानि हो तो जोड़ लीजिए। 25% बराबर हो गया 150, 25% बराबर 150। तो 100% निकालने का मतलब है बटे में 25 कर लीजिए, गुने में 100 कर लीजिए। 25 चौका 100, 4 मरतबे कट गया। अब 4 से 150 में गुना कीजिएगा तो 600 आ जाएगा। तो 600 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखिए। आगे बोला है कि x की आय y की आय से 80% अधिक है। मान लीजिए कि y का आय 100 रुपया है तो x का 180 रुपया हो जाएगा। बोला है z की आय x और y के आय के कुल आय का 60% है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 280 आ जाएगा। इसके कुल आय का 60% अगर निकाले तो बटे में 60 और 60 बटे 100 कर लेंगे। 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो इस तरह से ध्यान रखिए कि 8×48 और 6 दूना 12, 12×4 16, 168 आ गया। तो कितना रुपया इससे ज़्यादा है? तो कितना रुपया ज़्यादा है? 12 रुपया ज़्यादा है। इसलिए याद रखिएगा, बोला है कि कितना परसेंट ज़्यादा है, तो 12 रुपया ज़्यादा है। तो याद रखिए कि इसका कितना परसेंट आ सकता है। 10% निकाल रहे हैं तो 18 रुपया आ रहा है, तो 10% तो होगा नहीं। तो इस तरह से ध्यान रखिए, जब निकालना होगा तो उसके लिए निकालने का एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या आप ऐसे निकाल सकते हैं, 12 रुपया ज़्यादा है 12 ऊपर कर दीजिए, कितना रुपया में 180 रुपया में गुना में 100 कर दीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 120 बटे आ गया 18, काट देंगे इसको 6 से, तो 6 से काटिएगा तो 6 दूना 12, 6 से इसको काटिए 3, अर्थात ये 6.2/6 आ जाएगा। 6.2/6 इसको डेसिमल में बदलिएगा तो 6.7 लगभग में आ जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं कि बोला है मेधा को अपना बैग 300 रुपये में बेचने पर 60 रुपया की हानि होती है। 300 रुपये में बेचने पर 60 रुपया की हानि होती है। अगर 15% लाभ हासिल करने के लिए उसे बैग को कितने रुपये में बेचना पड़ेगा? तो अब यहाँ देखिए कि 300 में बेचते हैं तो 60 रुपया कम जाता है, तो इसका मतलब 360 में बेचेंगे तो पूरा पूरा आ जाएगा। अब हमको बोला है कि 15% लाभ लेना है, 15% एक्स्ट्रा लेना है, तो इसका 15% अगर निकालते हैं तो याद रखिएगा कि इसका 15% निकालने का मतलब है कि 1 जीरो को आप हटा दीजिए। जैसे ही 1 जीरो, पहले 10% निकाल लीजिए 36 रुपया आ गया, 5% निकाल लीजिए 18 रुपया आ जाएगा, उसका आधा होता है, तो टोटल जोड़ करके 54 रुपया। अर्थात कहने का मतलब है कि 54 रुपया आपका हो जाएगा 15%। तो 54 रुपया जब जैसे ही 360 में 54 रुपया जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 414 रुपया, 414 रुपया। तो यहाँ 414 रुपया एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। एक बार आप पीछे करके रिपीट अगेन कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आगे बोला है कि आगे आपसे बोला है कि इस मतलब 156, 312, 195 का महत्तम समवर्तक क्या होगा? तो महत्तम समवर्तक निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है कि भाई देखिए कि क्या इसमें 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि जो भी सम संख्या होगा वो कट जाएगा, वो गलती होगा। अब उसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि क्या ये सारे 3 से कट रहे हैं? तो इसका मतलब है कि 3 से तो कट रहे हैं। और क्या 13 से सभी कट रहे हैं? तो 13 से कटने, 3 से कटने का मतलब है कि आप इसको जोड़ के देख लीजिएगा, सभी जोड़ के देख लीजिएगा, 3 से कटेगा तो ये कट जाएगा। तो इस तरह से 3 से कट रहे हैं, क्या 13 से कट रहे हैं? सभी 13 से कट रहे हैं, तो इसका मतलब 13 या 39 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से एचसीएफ आप निकालने शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे आपको जैसे सुविधा बुझाए वैसे कर लीजिए। उसके बाद बोला है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 30% की छूट देकर बेचा गया, 20% का लाभ प्राप्त किया गया। अब वस्तु का क्रय मूल्य जो है ना 840 है, तो बताइए कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या रहा होगा? तो जैसे ही याद रखिएगा कि छूट दे करके भी उसको लाभ प्राप्ति हो रहा है, तो इसका मतलब अगर क्रय मूल्य दिया है तो उसको अंकित मूल्य निकालने का तरीका, मार्केट प्राइस निकालने का तरीका है कि 840 सीपी को लिख लीजिए, 840 कॉस्ट प्राइस गुने हो जाएगा, बटे में ऊपर कर लीजिए कितना का बेनिफिट लिया जा रहा है। तो बेनिफिट जो लिया जा रहा है 20% का, तो 120 कर लीजिए ऊपर, और कितना छूट दिया जा रहा है 30%, तो 70 नीचे कर लीजिए। इससे काट दीजिएगा
तो 12 मरतबे कट जाएगा, 12 से इसको गुना कीजिएगा तो 1440 इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न बोला है कि 3 पुरुष 4 महिलाएं प्रतिदिन 480 रुपया कमाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक महिला कितना दिन कमाएगा, एक महिला कितना कमा रहा है, तो 120 रुपया कमा रहा है। अब उसके बाद बोला है तो 5 पुरुष और 7 महिला एक दिन में कितना कमाएगा। एगो 120 रुपया कमा रहा है एक महिला, तो हम इसको महिला में कन्वर्ट करते हैं। 3 पुरुष बराबर है 4 महिला, तो एक पुरुष का कितना महिला, तो 4/3 महिला, 4/3 महिला। अब इस तरह से आपको पता चल गया है कि एक पुरुष का मतलब 4/3 महिला, तो 5 पुरुष का मतलब क्या हो जाएगा, तो 5 पुरुष का मतलब हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि 5 पुरुष का मतलब यहाँ पे देख लीजिए। 5 पुरुष का मतलब निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको इसमें गुना करना पड़ेगा, 4/5 से, 4/3 से, सॉरी 4 यहाँ 3 है, तो 4/3 से जब गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20/3। 20/3 आपको पता चल गया, यहाँ 20/3 महिला है, आप प्लस जो है 7 महिला है, तो 20/3 और 7 महिला को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 41, 7×21 41/3 महिला, 41/3 महिला आ रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि टोटल महिलाएं कितना आ रहे हैं, 41/3। अब 41/3 महिला, एक महिला जब कमा रहा है 120 रुपया, तो 41/3 महिला कितना कमाएगा, तो 120 से गुना कर दीजिए, 3 से जब इसको भाग कीजिएगा तो 40 आ जाएगा। 40 से इसमें गुना कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 1640 रुपया, 1640 रुपया बी इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आगे हम बढ़ जा रहे हैं। आगे प्रश्न बोला है उस विकल्प को चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ देखिए कि 13 का स्क्वायर करके 13 जोड़ दिया है, 18 का स्क्वायर करके 18 जोड़ देंगे, तो 324 में से अगर आप 18 जोड़ते हैं तो कितना आ जा रहा है, 8 4 12, 3 1 4, और इस तरह से आपको ध्यान देना है कि ये आ गया 342। 342 इज द एक्यूरेट आंसर। आगे प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। आगे प्रश्न बोला है कि इतना 32 लिखा जा रहा है, तो इतना का क्या लिखा जाएगा, तो ये 32 कैसे, 94 में से 62 घटा के 32 लिख दिया है, तो उसी तरीके से जब 81 में से 43 घटाइएगा, 43 घटाएंगे तो कितना बच जाएंगे, 11 में से 3 के 8, 8 वाला आएगा, तो सी इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि दर्पण का परावर्तन है, तो प्रिज्म का क्या होगा, तो प्रिज्म परिक्षेपण करता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद बोला है यहाँ पे कि हम F को O लिख दे रहे हैं, कितना बढ़ा दे रहे हैं, तो 9 बढ़ा दिए। फिर उसके बाद O को हम Q लिख दे रहे हैं, तो कितना बढ़ा दिए, 2 बढ़ा दिए। फिर उसके बाद C को हम L लिख दिए, तो कितना बढ़ा दिए, 9 बढ़ा दिए। इसका मतलब 9×2 बढ़ाना है। आगे चलते हैं, 9×2 बढ़ा करके देखते हैं। ये 13 है, 13 में से 13 में 9 जोड़ दिए तो 22, 13 में 9 जोड़ दिए तो 22। उसके बाद 9 में 2 जोड़ दिए तो 11। फिर 14 में अगर 9 जोड़ दिए तो 23 हो जाएगा। और उसके बाद 15 में 2 जोड़ दिए तो 17। ऐसा किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको बोला है कि अध्याय का पुस्तक से संबंध है, तो बोगी का किससे है। याद रखिए, अध्याय जोड़ जोड़ करके पुस्तक बन जाते हैं, उसी तरीके से बोगी जोड़ जोड़ के रेलगाड़ी बन जाएंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे रेलगाड़ी हो जाएगा। सी इज द एक्यूरेट आंसर। उसके बाद बोला है कि किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उस उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है। उच्च वर्ग जो है ना, शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है, किसने कहा था, तो ये स्वामी विवेकानंद कहे थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका बोला है कि आगे जो प्रश्न है आपसे बोला है कि सबसे अधिक प्याज उत्पादन कौन करता है, तो सबसे अधिक प्याज उत्पादन महाराष्ट्र करता है। निम्नलिखित में कौन सा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है, तो सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की जो झील है वो आपको ध्यान रखना है, वो शिवाजी सागर झील है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। और शिवाजी सागर जो झील है, ये इसके बारे में कुछ और भी बातें मैं आपको बता दूं कि ये भारत की सबसे बड़ी
कृत्रिम झील गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। यहाँ पे गोविंद सागर झील भी पड़ता है जो सबसे बड़ा है। और तसो लुम्हा झील जो है भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर है। तसो लुम्हा झील जो है भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर है, इस बातों को ध्यान रखना है। लोनार झील महाराष्ट्र में पड़ता है और लोकटक झील मणिपुर में पड़ता है। यह विश्व का सबसे तैरता हुआ झील लोकटक झील है, इस बातों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन बने थे। तो प्रथम लोकसभा स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर अर्थात जीवी मावलंकर बने थे, इस बातों को ध्यान रखना है। अगर उपाध्यक्ष पूछता तो एम अयंगर हो जाता है, इस बातों को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। ऊपरी सदन नहीं है तो पश्चिम बंगाल में ऊपरी सदन नहीं है, बाद बाकी सभी राज्य में है। कुल 6 राज्य में जो है ना ऊपरी सदन है, इस बातों को भी ध्यान रखना है। अब ये 6 राज्य कौन कौन से है, तो कौन कौन से 6 राज्य है इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है। तो बिहार यूपी हो गया, बिहार यूपी हो गया, उसके बाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र कर्नाटक हो गया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। आगे जो प्रश्न आपका है, आगे बोला है कि बिहार में लोकसभा 40 सीटें हैं, तो कितनी राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। तो राज्यसभा में कुल 16 सीटें हैं, इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के राष्ट्रपति चुनाव पद्धति को स्रोत किस देश से ग्रहण किया गया है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव पद्धति का स्रोत है ये आयरलैंड से लिया गया है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बता देंगे कि आपको ब्रिटेन से इंग्लैंड या ब्रिटेन से क्या लिया गया है। तो संसदीय प्रणाली लिया गया है, उसके बाद है कानून के शासन लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, संसदीय विशेष अधिकार लिया गया है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि संसदीय विशेष अधिकार, एकल नागरिकता, कानून के प्रति अधिकार, संसदीय व्यवस्था और एकल नागरिकता ये सब लिए गए हैं। बात करें हम अमेरिका की, तो अमेरिका से हम क्या क्या सीखे हैं। तो अमेरिका से जो सीखे हैं याद रखिएगा, उच्च न्यायालय की सर्वोच्चता, उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्चता मतलब एससी की सर्वोच्चता सीखे हैं। और उपराष्ट्रपति का पद है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट का पद है। उसके बाद है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, तो इस बातों को ध्यान रखना है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की से हम गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता लिए हैं। वही बात करें हम रूस की तो मौलिक कर्तव्य लिए हैं। बात करें कनाडा को तो संघीय ढांचा लिए हैं। बात करें जापान की तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम जापान से सीखे हैं। आगे हम बढ़ जा रहे हैं। शिमला समझौता का हस्ताक्षर किए गए थे। तो शिमला समझौता जो है ना भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ है, इस बातों को ध्यान में रखना है। भारत और पाकिस्तान जो है शिमला समझौता किया है और ये शिमला समझौता हुआ है 2 जुलाई 1972 को, 2 जुलाई 1972 को। लेकिन एक होता है पंचशील समझौता, तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच है, 1954 में हुआ था, इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि चीनी साम्यवादी गणतंत्र के प्रथम कौन थे। तो चीनी साम्यवादी गणतंत्र के प्रथम व्यक्ति जो थे माओ त्सुंग तुंग थे, इस बातों को ध्यान में रखना है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। तो कंबोडिया की जो राजधानी है नोम पेन है, इस बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर बात कर ले अंकोर वाट के मंदिर, तो कंबोडिया में सबसे बड़ा अंकोर वाट मंदिर है जिसका निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड ने करवाया था, इस बातों को ध्यान रखना है। जो पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली जो है पूर्वी तिमोर की राजधानी है, जो कि हाल ही में आसियान का सदस्य बनने वाला है। अगर बात करें हम साइप्रस की, तो साइप्रस जो है ये साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, इस बातों को ध्यान रखना है। वियतनाम की राजधानी हनोई, तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न बोला है कि खासी भाषा किसमें संबंधित है। तो खासी भाषा का जो संबंध है वो खासी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल को
खेमर, ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल मोनखेमर से संबंधित है। इस बातों को ध्यान रखना है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। आगे प्रश्न में बोला है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 1992 में प्रस्तावित किया गया कि जनसंख्या निम्न में से कम नहीं होना चाहिए, तो 20 लाख से कम नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे। आगे प्रश्न आपसे बोला है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण हेतु जो संदर्भ है वो कहाँ है, तो इसके प्रावधान अनुच्छेद 243D है, तो ये बात सही है। अगला है, आगे सिर्फ एक ही सही है, दूसरा जो है ना गलती है। दूसरे में बोला है, इसमें जो है अनुच्छेद 334 में विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात किया गया है, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न में बोला है कि बिहार में चल रहे प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना, तो बिहार में जो सामाजिक कल्याण योजना है इसमें जो है बोला है कि सुमेलित है, तो इसमें मात्र एक ही है जो सुमेलित है, और इसके जो सुमेलित है बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना 1500, तो इस जो है 1500 मिलते हैं। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना में 20,000 मिलते हैं, 25,000 नहीं, याद रखेंगे। और कबीर अंत्योष्टि योजना में याद रखेंगे, कबीर अंत्योष्टि योजना में 3,000 मिलते हैं, 3500 नहीं मिलते हैं, 3,000 मिलते हैं। और बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना में 1500 मिलते हैं, 2500 नहीं, तो इस बातों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ जा रहे हैं। आगे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्य को कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है, तो ये नीति आयोग है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में किया गया है, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष अभी सुमन बेरी है, इस बातों को ध्यान रखना है। सुब्रमण्यम अय्यर इसके CEO हैं। आगे बोला है कि नीचे दिए गए युग्म में से आपको संदर्भित देखना है और असंगत को ढूंढना है। 16 सत्य 112 है, 18 सत्य 126 होना चाहिए, गलती है। 15 सत्य 105 और 17 सत्य 119। आगे बोला है, अगला प्रश्न बोला है कि कौन असंगत है, असंगत को ढूंढना है। 14 3 17 17 3 20, 13 2 13 3 16 16 3 19, 17 17 3 20 20 2 22, ये गलत है, सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि कौन आएगा, तो 78 का जो आंसर है आप देख लीजिए। 78 में आपको ऐसे देखना है कि सी का बनाया गया है, आपको ध्यान रखेंगे HOCKEY, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, इसलिए हम इस प्रश्न को हल नहीं करेंगे। आगे बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न बोला है नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से असंगत को ढूंढना है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, ये सब बीमारी का नाम है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से ऐसा होता है। आगे प्रश्न बोला है कि इसमें कौन सही है, तो याद रखिएगा कि 4 0 जोड़ करके 4 आ गया, 6 3 जोड़ के 9 आ गया, 2 1 जोड़ के 3 आ गया, उसी तरीके से 5 2 जोड़ के 7 आ गया, तो ऐसा किस में नहीं आ रहा है, तो इसमें देखिए 3 2 5 आ गया, 4 3 7 आ गया, और 5 3 यहाँ 8 आना चाहिए, जो कि गलत है। अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित 4 वर्णों में 3 संदर्भ में एक समान है और एक अलग है, तो अलग वाला को ढूंढना है। अलग वाला में देखिए AU, मतलब कहने का मतलब है कि 27 में 6 घटा के फिर उसके बाद 5 घटा दिया, फिर उसके बाद 4 घटा दिया, तो इस तरह से 26 में कितना घटाया, 20, 6 घटाया, 6 घटा के 5 घटाया, 5 घटा के यहाँ 4 ना घटा करके 12 4 3 घटा दिया, इसलिए बी आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, 15 में 6 घटाया, फिर 6 घटा करके फिर उसके बाद 9, 26, उसके बाद है 9, 5 घटाया, 5 के बाद उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये 6 घटाया, 30 में से नहीं 4 घटाया, तो ये सब 3 इस तरह से घट रहे हैं, -6 -5 -4 सबका है, इसका नहीं है, बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि कौन सा आएगा, तो यहाँ देखिए कि हम 3 3 को पहले बांट देंगे, 3 3 नहीं, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि आपको इसके बांटना है
EJFC, EJFC यानी 4 को बांटिए 4, और उसके बाद है 4, उसके बाद फिर 4। तो इस तरह से EFJC होगा, EFJC, फिर E हो गया, EJFC होगा, सॉरी EJFC। तो इस तरह से अगर आप देखें तो EJFC यहाँ पे देखिए, अगर EJFC फिर EJFC, फिर उसके बाद हो गया EC के बाद EJFC। तो J से शुरू है और J से लास्ट में, किस में है? तो J से शुरू और J से लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि J से शुरू और J से लास्ट, एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ है और यहीं पे है मात्र, जिसमें J से शुरू है और J से लास्ट है। तो 82 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जा रहे हैं। आगे आपसे बोला है कि 5 पृष्ठ वाले मतलब विपरीत सतह पर कौन आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्न के लिए आपको कॉमन देखना है। कॉमन में यहाँ देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि 3 है। तो यहाँ पे हम 3 से घड़ी के क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 4, उसके बाद हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ आ जाएंगे तो 1, यहाँ से भी चले तो 3 5 6, इसका मतलब है 5 के अपोजिट 4 और 6 के अपोजिट 1। यहाँ पे हो जाएगा सी इज़ द एक्यूरेट आंसर। आगे बोला है कि एच एस हो गया, ओ एल हो गया, ओ एल हो गया, के पी हो गया, अपोजिट लिखा है तो एच का एस हो जाएगा, ओ का एल हो जाएगा, पी का के हो जाएगा, मतलब एस एल के ई का भी हो जाएगा। तो ऐसा किस में दिया हुआ है? एस एल के भी सी में दिया है, सी इज़ द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। आगे आपको बोला है कि CAR का 22 लिखा जा रहा है, इसका इतना लिखा जा रहा है, तो इसका क्या लिखा जाएगा? तो याद रखिए कि यहाँ पे जोड़ करके 22 हो रहा है, सी का 3 होता है, 1 होता है, 3 1 18, जोड़िए तो कितना आ जाए 22। उसी तरीके से यहाँ पे है 20 20 18 1 13, जोड़ने से कितना आ जाएगा 3 1 4 8 4 22, तो 2 वाला आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि लास्ट में किसको आ रहा है, ये आ जाएगा 38 38 38, और उसके बाद हो जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए कि कितना आ रहा है जोड़ने से, ये इसको जोड़ने से 18 22 38 39 और 13, तो 52 आ जाएंगे, 52 आंसर हो जाएगा। इसके बाद बोला है कि बीम को लिखा जा रहा है ये, तो हॉल को क्या लिखा जाएगा? तो याद रखिए कि किस तरह से ये संबंधित है। बी का जो है यहाँ 86 नंबर आपका हो जाएगा। उसी तरीके से 3 6 3 6 जो है ना, 3 6 9 12 बढ़ रहे हैं, तो 3 6 9 12 देख लीजिए, 3 बढ़ गया, फिर 6 बढ़ गया, फिर 9 बढ़ गया, फिर 12 बढ़ गया। तो इस तरह से आप अगर ऐसे बढ़ाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा डी। देख लीजिएगा उस तरह से डी मिला करके। अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि भाई कि इसमें क्या भराएगा। तो यहाँ पे देखिए कि इसका स्क्वायर, इसका क्यू कर दिया तो 8 हो गया, फिर उसके बाद 27 हो गया, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर कर दिया तो 4 हो गया, तो जोड़ने से 51 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ है 6 का क्यू हो जाएगा 216, 1 का क्यू 1 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा। इसको जोड़ने से कितना हो जाएगा? तो 41 1 42 300 242 हो जाएगा। 242 कहाँ दिया हुआ है? 242 आपका डी में दिया है, डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न बोला है कि 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 18 दूना 36, 18 तीन 54, 18 चौका 72, बी आंसर हो जाएगा। इस तरह से आगे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न बोला है कि त्रिभुज बढ़ई को कहा जा रहा है, निरूपित करता है, और वृत्त जो है लोहार को करता है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि जो वृत्त जो है लोहार को कर रहा है, त्रिभुज जो है बढ़ई को कर रहा है, और उसी तरह से आयत मछुआरे को कर रहा है। तो ये मछुआरा हो गया, ये आपका बढ़ई हो गया, ये आपका हो जाएगा लोहार। तो इस तरह से आपको ध्यान क्या पूछा है कि कितने लोग बढ़ई नहीं हैं। तो बढ़ई वाले त्रिभुज वाले में जो भी है वो हटा देंगे, तो इधर 4 5 या 1 कितना हो जाएगा 10, टोटल आंसर हो जाएगा 10। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। डी इज द एक्यूरेट आंसर। आगे बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है, आगे आपका प्रश्न बोला है उस वेन आरेख को चयन करें जो निम्न वर्गों से संबंधित है, अर्थात सेब फल गाजर। याद रखेंगे सेब जो है एक प्रकार का फल है, इसलिए पूरा सेब फल ही होगा।
सारे सेब फल होंगे उसका, लेकिन गाजर अलग है, फल नहीं है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। ऐसा फिगर किस में बन रहा है, तो ऐसा यहाँ बन रहा है, ये आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न बोला है किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी ढांचे का स्थापना संकल्पना किया गया था। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित प्रथम पंचवर्षीय योजना है। पीसी महालनोबिस पर आधारित द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, जिसमें सामाजिक ढांचे की बात किया गया है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि ये उद्योग से संबंधित योजना है। आगे बोला है कि आगे आपके प्रश्न है कि बोला है कि भारत में संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ सूची में शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है ना, ये समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपसे बोला है कि ग्राम पंचायत का कौन सा कर नहीं लगाया जाता है। तो ग्राम पंचायत में याद रखें, कृषि शुल्क जो है, कृषि कर जो है ना, ये राज्य सरकार का टैक्स है, इसीलिए ये नहीं लगाया जाता है। आगे प्रश्न आपसे बोला है कि घरेलू शेयर बाजारों में बीएसई के सूचकांक सेंसेक्स कहा जाता है। तो उसको हम सेंसेक्स ही कहते हैं, इस बातों को ध्यान रखना है। बीएसई के सूचकांक सेंसेक्स को हम सेंसेक्स ही नाम देते हैं। अगला प्रश्न आपका है, थोड़ा सा बीएसई की बात बता दे। तो बीएसई एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में किया गया था। इस बातों को ध्यान रखना है। एक एनएसई है भारत में, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में किया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। भारत में अभी वर्तमान में 50 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, 50 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, इस बातों को ध्यान कर लीजिए। आगे प्रश्न है आपसे, बोला है कि किस समिति के आधार पर जो है गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। तो ये लकड़ा वाला जो समिति है, इसके आधार पर गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। बात करें हम गरीबी रेखा की, तो गरीबी रेखा जो है ना, सबसे पहला अलग समिति है, जो कि 1977 में बना था। उसके बाद आपको है लकड़ा वाला है, जो कि 1989 में बना है। बात करें अगर हम तेंदुलकर की, तो तेंदुलकर 2005 में बना है, तेंदुलकर समिति भी 2005 में बना है। वही अगर बात करें हम रंगराजन की, तो रंगराजन समिति भी 2012 में, तो सबसे लेटेस्ट जो है 2012 का रंगराजन समिति सभी के सभी गरीबी पर बात किया हुआ है। तो इस तरह से आपको ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें हम चलैया समिति का, तो ये टैक्स से संबंधित है, इस बातों को भी ध्यान रखिएगा। आगे है, बोला है कि इतना उपरोक्त अभिक्रिया में अगर हम साम्यावस्था पत्र को बंद कर देंगे तो O2 के साम्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन पड़ेगा। तो कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। आगे बोला है कि भाई इसमें जो है आप देखिए कि उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस के द्वारा अपतित किरण कोण सही दिखाया गया है। तो याद रखिएगा कि उत्तल लेंस में आती हुई प्रकाश, फोकस की दिशा में आती हुई प्रकाश किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, लेकिन ये नहीं गया है, तो इसलिए गलती है। ये भी नहीं गया है, गलती है। सारे जो है ना गलती दिए गए हैं। बस यहाँ पे आपका हो जाएगा जो चित्र ए है वही सही दिया गया है, तो यहाँ पे चित्र संख्या ए वाला आपका सही हो जाएगा। आगे बोला है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक प्रसिद्ध क्या था। तो ये भौतिक शास्त्री है। इसको जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज मिला है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए याद रखेंगे। कभी कभी पूछा जाता है कि सापेक्षता के सिद्धांत के लिए इसको मिला है, तो नहीं, सापेक्षता के सिद्धांत हालांकि यही दिए हैं, लेकिन इनको उसके लिए नहीं मिला है। गंगा में BOD का सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा जो है ना पटना और उलूबेरिया में पाया जाता है। इसका मतलब है कि सबसे प्रदूषित यहीं पे जगह है। याद रखेंगे, BOD कम होना स्वच्छता का निशानी है। उसके बाद बोला है कि निम्नलिखित में कथन सही कौन नहीं है। तो याद रखेंगे कि रुधिर का निर्धारण प्रतिरक्षी से नहीं, एंटीजन से नहीं, बल्कि हम एंटीबॉडी से करते हैं, इसीलिए ये गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाद बाकी ये सही है कि हाँ AB
प्रतिरक्षी होता है, ओ में ए भी प्रतिरक्षी होता है, याद रखेंगे। इस प्रतिरक्षी ही होता है, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। और बी में जो है ए रुधिर वाले को नहीं दे सकता है, ये बात सही है। और ए बी रुधिर वाला वर्ग सर्व आदाता है, मतलब सर्वग्राही होगा। आदाता का मतलब सर्वग्राही है, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। आगे बोला है कि प्रकाश के छोटे कण मिलकर बनते हैं तो कणिका मिलकर बनते हैं, याद रखिए, छोटे कण मिलकर कणिका बनते हैं। टॉर्च स्टार्च लाइट वाहनों में, हैंड लाइट बल्बों में लगाया जाता है, तो ये सब जो है इस सब में लगाया जाता है, याद रखेंगे। परावर्तक के फोकस के अधिक निकट लगाया जाता है, सभी में जो बल्ब होंगे वो परावर्तक के फोकस के निकट लगाए जाएंगे। बोला है आईयूपीसी प्रणाली में, आईयूपीसी प्रणाली में कौन जो है सही है, तो आईयूपीसी प्रणाली नाम जो है ध्यान रखिएगा कि इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर इज द बी, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल होता है। बोला है एएलयू का एक समय में कितने बीट डाटा डिकोड किया जाता है, तो यहाँ पे 32 डाटा जो है ना डिकोड किए जाते हैं। अगला बोला है कि ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर ने डॉपलर प्रभाव की खोज की, तो ये कब किया था, यही पूछा है, किस वर्ष किया था, तो ये किया था, आपको ध्यान रखना है कि 1842 ईस्वी में किया, 46 नहीं 42 में किया है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बोला है वेन डायग्राम कौन सही है, पुरुष टेनिस खिलाड़ी और महिला, तो याद रखिए कुछ टेनिस खिलाड़ी हो गया, कुछ पुरुष हो गया, कुछ महिला हो गया, इस तरह से बी आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे बोला है कि वर्कशीट को जो हम अगर मोड़ते हैं तो ए के अपोजिट कौन सा आएगा, तो याद रखिए ए के अपोजिट आई हो गया, भी के अपोजिट यू हो गया, आई के अपोजिट ओ हो गया। अब इस तरह से आप यहाँ आंसर दे सकते हैं कि ए के अपोजिट आई हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि नंदन का मुख पश्चिम की ओर है, दिशा की ओर है, और घड़ी की दिशा 135 और घड़ी के विपरीत दिशा 45 डिग्री घूमता है, तो बताइए कि अब उसका मुख किस दिशा में होगा, तो दोनों को जब हम घटाते हैं तो 90 डिग्री आता है, और 90 डिग्री किधर आ रहा है, घड़ी की दिशा। तो याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति अगर पश्चिम दिशा है, इसका मतलब इधर घुमा हुआ है, जैसे ही 90 डिग्री वो घड़ी की दिशा आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये दिशा कौन सा होता है, उत्तर होता है, तो उत्तर आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। आगे बोला है कि घड़ी के एक दिन में सुइयाँ कितनी बार एक दूसरे पर ऊपर जाती है, अर्थात ओवरलैप करती है, तो ये 22 बार करती है एक दिन में, इस बातों को ध्यान रखना है। आगे बोला है कि ये ऐसा कितने वर्ड है, ऐसे कितने अक्षर है जिसमें उतने ही अक्षर होंगे जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में होता है, तो याद रखिएगा ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको क्या करना है, सी से DEFGHI नहीं मिला, उसके बाद ए से मिलिए ABCDEF नहीं मिला, उसके बाद है पी से है PQRST नहीं मिला, आई से जाइए IJKL, एगो मिल गया, आई के बाद हम काउंट करते हैं तो एल, एक एल आ रहा था IL, इसी तरीके से इधर से आप रिटर्न होइएगा तो एक आपको मिलेगा, जो कि है आपको ध्यान रखिएगा IJKABCDE नहीं आ रहा है, IJKL LOPQRS, एक अक्षर आपको इधर से देखिए 12 है, 12 12 13 14 15 ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 12 13 14 15 16 मिल रहे हैं ना, अर्थात LP एक हो जाएगा, तो 2 गो आंसर हो जाएगा, 2 ऐसे अक्षर है जो मिल रहे हैं, इस तरह से ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि कौन सा सही होगा, तो यहाँ देखिए 4 को बांट दीजिए, MLTQR 5 को बनाइए, MLTQR हर जगह MLTQR है, तो यहाँ पे देखिए कि कौन M के बाद कौन छूट रहा है, LTQR छूट रहा है, उसके बाद फिर MLT छूट रहा है, MLT छूट रहा है, तो M ऐसा किस में आ रहा है, LRT किस में आया है, LRT इसमें नहीं आया है, LRT इसमें नहीं आया है,
LRT इसमें आया है, डी आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बोला है कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राघव कहा कि वह मेरे पिता की माँ अर्थात पिता की माँ जो होती है दादी होती है, की बेटी, दादी की बेटी बुआ होती है, बुआ की इकलौता भाई बुआ का भाई पापा होंगे, की बेटी पापा की बेटी बहन होगी। अब ये जो है ना तस्वीर में है उसकी बहन है। बोला है राघव के पिता का उस लड़की से, मतलब राघव के पिता का उस लड़की से क्या संबंध है, लड़की के माँ से क्या संबंध है। तो लड़की से नहीं बल्कि लड़की के माँ से। तो लड़की के माँ के कौन है राघव के पिता, तो पति है, लड़की के माँ के पति हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पति। आगे बोला है ये निम्नलिखित में, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, हम इसको हल करेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगा। इसका आंसर हम सीधे आपको बता देंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा दाईं ओर से तीसरा, एक बार हल करके देख लीजिएगा। आगे हम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। विद्यार्थी की कक्षा में राधिका का जो है शीर्ष से स्थान 18वां है और नीचे से स्थान 32वां है, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 50 आ जाएगा। एक घटा देंगे तो विद्यार्थियों की कुल संख्या आ जाएगा, तो 49 इज द एक्यूरेट आंसर। आगे बोला है निम्नलिखित में कौन गलत संख्या है। तो देखिए 1 का क्यों, 2 का, 3 का, 4 का, 4 का नहीं 5 का, 7 का। तो 7 का क्यों 43 होता है, इसीलिए वही गलती है, 43 नहीं है, 343 नहीं दिया हुआ था। आगे बोला है कि 9 जनवरी 2015 को इरफान का जन्म 549 दिन बाद हुआ। तो याद रखिएगा कि इमरान का जन्म इतना को हुआ है, इरफान का जन्म इतना दिन बाद हुआ है। तो बताइए इरफान का जन्म किस तारीख को हुआ। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए याद रखिएगा कि 9 जनवरी अगले 2016 में 365 दिन हो जाएंगे। अब 365 दिन इसमें से जब घटेगा तो 100 बच जाएगा आपका 184 दिन। अब 184 दिन आप देख लीजिए कि जनवरी 9 दिन बीत चुका है तो 22 दिन हो गया। फिर उसके बाद 29 दिन फरवरी हो जाएगा, फिर उसके बाद मार्च हो जाएगा 31 दिन, फिर जून हो जाएगा 30 दिन। तो इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो 173 दिन आ जाएगा। 173 के बाद कितना जोड़ेंगे, जो इसमें 84 पुर जाएगा तो 11 जोड़ेंगे, इसका मतलब 11 जुलाई हो जाएगा। 11 जुलाई कितने ऑप्शन में दिए हैं, एक ही ऑप्शन में है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। आगे बोला है कि इसमें कौन आएगा, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा है कि बी है, तो बी के बाद आ गया है दू है, दू के बाद 6 दूना 12, 12 छक 72, तो 72 छक्का देख लीजिए किस में आएगा, जिसमें आएगा 72, तो 6 दूना 12, 7 छक 42 और हो जाएगा 43, तो 432 किस में है, 432 एक ही में है, नहीं 2 गो में है। तो आपको बी को भी देखना होगा, बी का कितना बढ़ गया है, तो 9 बढ़ गया है, फिर उसके बाद 9 बढ़ गया, फिर 9 बढ़ा देंगे तो 9 बढ़ाएंगे तो 20 29 हो जाएगा। 29 पर आपको सी आता है, 29 पर सी आता है, डी आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए कि 1 का 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो 7 के बाद हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या सब ले रहा है, तो 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, तो 11 13 का जो स्क्वायर है ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे बोला है कि 16 दिया है और 69 दिया है, तो ये 69 कैसे आ गया, तो 16 और 3 को घटा करके स्क्वायर कर दिया है। उसी तरीके से इसको घटा करके स्क्वायर कर दिया है, इसको घटा करके स्क्वायर कर दिया है, इसको घटा करके स्क्वायर कर दिया है। तो इसमें ऐसा किस में दिया हुआ है, तो जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर तो होगा नहीं। उसी तरीके से जब हम 13 को घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए ए आंसर इसका हो जाएगा। आगे बोला है कि राम सुबह में 7, दोपहर में 8 और शाम में 3 केले खाता है, तो इस प्रकार वह जो है ना कितने दर्जन केले खाता है। तो सब जोड़ लीजिए 15 और 15 हो जाएगा 18। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि उसका जो है टोटल हो जा रहा है 18। 12 दर्जन का 12 केले का 1 दर्जन होता है और फिर 6 का आधा हो जाएगा, तो 1.5 दर्जन 3/2 हो जाएगा। इस बातों को ध्यान रखना है। उसके बाद बोला है कि डीएनए में संश्लेषित हिस्टोन कोश का चक्र, तो इसका जो होगा हिस्टोन कोश का चक्र एस स्टेज में होता है। आगे बोला है कि सही कथन को पहचानिए, तो सही कथन जो होगा
ये याद रखिएगा कि तार का जो प्रतिरोध होता है लंबाई और अनुप्रस्थ काट के पर निर्भर करता है, बाद बाकी विशिष्ट ऊष्मा पर नहीं करता है और घनत्व पर नहीं करता है। उसके बाद है और प्रतिरोध पर नहीं, प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो यानी कि एक्यूरेट आंसर जो है वही होगा, क्योंकि अनुप्रस्थ काट पर के क्षेत्रफल पर करते हैं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करते हैं, लेकिन ये जो है ना एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। आगे बोला है कि मिलान करना है। मिलान में देखिए मीथेन का ये तो सही है। उसके बाद एथेन का जो है याद रखिएगा, पहले होता है एक कार्बन हो तो मेथ होता है, 2 कार्बन हो तो एथ होता है। तो 2 कार्बन में आपका यहाँ पे दिया है, इसका मतलब 1 के बाद 4 किस में है, 1 के बाद 4 जो है सिर्फ इसी में है, यहीं पे है। इस तरह से ध्यान रखिएगा कि 1 के बाद 4 जो है सिर्फ डी वाला में मिलाया है, इसलिए डी आंसर इसका हो जाएगा। आगे बोला है कि निम्नलिखित में से विटामिन बच्चों में सूखा रोग किसके कारण होता है, तो डी के कारण जो है ना रिकेट्स रोग होता है। बात करें ए की कारण, तो ए के कारण रक्तोधी होता है, ई के कारण बांझपन होता है, सी के कारण स्कर्वी होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। बोला है कि धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय, तो सबसे कम क्षारीय मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है, इस बातों को ध्यान करेंगे। उसके बाद बोला है कि कौन जो है ना धात्विक गुण के आधार पर सजा हुआ है, तो धात्विक गुण के आधार पर जो है याद रखिए कि बेरिलियम होगा। मतलब किस क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, तो सही है, बढ़ते हुए क्रम में यही सजा हुआ है, ये आंसर इसका हो जाएगा। आगे बोला है निम्नलिखित कथन को गलत, कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन को पहचानना है। तो याद रखिएगा कि इसमें जो है गलत जो है आपका हो जाएगा डी, कैश मेमोरी डाटा के अस्थायी रूप से प्रयोग के लिए संग्रह किया जाता है, नहीं अस्थायी नहीं, अस्थायी रूप से संग्रह किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे 27 का आंसर हो जाएगा डी। अगला 28 का बोला है कि पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो मानव निर्मित जो संश्लेषित रेशा है नाइलॉन है पहला, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। आगे बोला है कि मुक्त पतन का उदाहरण है, तो याद रखिएगा एक समान त्वरण से अगर कोई गति हो रहा है तो वो मुक्त पतन है, मतलब समान त्वरण से गति कर रहा है। बोला है प्रोटोजोआ के कारक रोग कौन है, तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग जो है ना आपको ध्यान रखना है, मलेरिया, पोलियो वायरस से होता है, एक्समा जो है जीवाणु से होता है, इस बातों को ध्यान रखना है। उसके बाद बोला है कि आजकल उपयोग में नहीं होता है, किस प्रतिशीतक का उपयोग नहीं होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आजकल नहीं किए जाते हैं, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड प्रतिशीतक के रूप में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। बोला है भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है, तो याद रखिएगा कि भूकंपीय तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होते हैं, लेकिन जो एस तरंगे है वो आपका एस तरंगे वाला जो होगा, 1 मिनट, 132 का जो आपका आंसर है वो आपका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड ही सही होगा, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड होंगे। इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, गलत बोला गया है। आगे बोला है 132 नंबर, जो 132 नंबर में आपसे बोला है कि किस भूकंपीय तरंगों को अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल नहीं होता है, तो अनुप्रस्थ विस्थापन जो है शामिल होता है, तो शामिल होता है एस तरंगे जो है ना अनुप्रस्थ विस्थापन में शामिल होता है, वही पी तरंगे आपको अनुदैर्ध्य होता है, इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है। सबसे विनाशकारी तरंगे एल तरंगे है, जो सतही तरंगे के रूप में जाना जाता है। उसके बाद बोला है कि रक्त डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स है, तो रक्त जो है ना प्लाज्मा नामक एक तरल मैट्रिक्स है, इस बातों को ध्यान रखना है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो डैश को दर्शाती है, तो याद रखिएगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाती है। हालांकि इंद्रधनुष में अपवर्तन और परावर्तन दोनों ही होते हैं, लेकिन अलग अलग सिचुएशन पर अपवर्तन, जब इंद्रधनुष में एक बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है, लेकिन जब इंद्रधनुष में 2 बार परावर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो तो वो द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है, तो इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। शरीर के भंगी का संतुलन का नियंत्रण कौन करता है, तो भंगी का संतुलन का नियंत्रण जो है ना अनुमस्तिष्क करते हैं, अर्थात पीछे वाला मस्तिष्क करता है। मेडुला ओब्लंगेटा का जो काम है वो ध्यान रखिएगा कि हृदय को नियंत्रित करना।
उसके बाद है रक्त वाहिनियों को नियंत्रित करना, श्वसन तंत्र को नियंत्रित करना। इस बातों को ध्यान रखना है। इसमें बोला है 36 में कि बोला है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन आएगा। तो याद रखिएगा कि इस ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप सभी को देखना है, और स्टेप बाय स्टेप आप जब देखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ देखिए कि किस तरह से ये जो है ये वाला जो बदल के यहाँ पे आएगा, और उसी तरीके से याद रखना है ये वाला बदल करके आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा किस में दिख रहा है, इसी में दिख रहा है। ए इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि कुछ पनीर बटर है, कुछ पनीर जो है ना पनीर बटर हो गया, और उसके बाद है बोला है सभी तेल बटर है। तो जितना भी तेल है यहाँ तेल इसमें आ गया, बट जितना भी तेल है सब बटर में आ गया। तो अब कह रहा है कोई भी बटर द्रव नहीं है। अब द्रव का अलग बन जाएगा, इसमें शामिल नहीं होगा। अब ऐसे प्रश्न है कोई भी तेल द्रव नहीं है, हाँ कोई भी तेल द्रव नहीं है, ये सही है। उसके बाद है कुछ बटर पनीर है, तो कुछ बटर पनीर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे बोला है कि कुछ बटर पनीर है। अब नहीं बटर तो पनीर है, 100% बटर में पनीर है, तो इस तरह से दो भी सही है। सभी बटर तेल है, तो सभी बटर तेल नहीं है, सभी बटर जो है तेल नहीं है। दो एक और दो जिसमें सही है वही सही होगा। एक और दो किसमें दिया हुआ है, सी इज द एक्यूरेट आंसर। 138 में बोला है कि सही कथन को पहचानना है। यहाँ पे देखिए कुछ संतरे जो ये संतरा हो गया, संतरा पीला हो गया। उसके बाद बोला है कि कुछ पीले अंगूर है, तो यहाँ कुछ पीले अंगूर हो गया। अब उसके बाद बोला है सॉरी ये दो ही तक है। यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे कुछ पीले अंगूर है, कुछ संतरे पीले हैं, ठीक है, और कुछ पीले अंगूर है, यहाँ पे हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में कुछ संतरे अंगूर है, तो इसके दो कंडीशन है, ऐसे कंडीशन में हाँ होगा, ऐसे कंडीशन में नहीं होगा। कुछ सभी अंगूर पीले हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, तो इसीलिए दोनों गलत होगा। दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, ना तो एक ना तो दो सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि इसमें सही क्रम में सजाना है। तो सही क्रम में सजाने का मतलब है इसका जो है पहले भूमिका निर्धारण होगा, फिर उसके बाद अभिनय होगा, अभिनय के बाद फिल्म शूटिंग होगा। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बोला है कि कौन सही है, तो इसको जब हम सजाएंगे तो याद रखिएगा कि इसको सजाने के बाद आपको पहले 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा। इस तरह से 5 और 3 वाले किसमें है, इसमें और इसमें है। तो अब उसके बाद 3 के बाद 2 आएगा। इस तरह से याद रखिएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है कि इसमें जो है ना कौन आकृति स्थापित अनुमानित नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है दिया गया है। स्थापित किसको हम कर सकते हैं इसमें, तो इसमें जो स्थापित आप कर सकते हैं, ये ऐसे कटा हुआ त्रिभुज कहीं नहीं इसमें दिख रहा है, इसलिए इसको नहीं कर सकते हैं। ये समकोण वाला कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको नहीं कर सकते हैं। ये जो है टेढ़ा कर दिया है, इसलिए इसको नहीं कर सकते, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बोला है कि कौन हटा देंगे, यहाँ पे बोला है कि बताए कि निकाल दिया जाए, किसे निकाल दिया जाए, तो एक से शुरू करके आकृतियाँ जो है पैटर्न हो सकता है, एक पैटर्न बन जाएगा। तो याद रखिएगा कि प्लस यहाँ पे दिया, फिर एक बढ़ गया तो यहाँ पे आ गया, फिर एक बढ़ गया तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे ये यहीं पे छोड़ दिया है, एक बढ़ यहाँ से बढ़ेंगे तो एक यहाँ आना चाहिए, इसलिए ये 4 गलती है, इसलिए यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बोला है कि भाई कौन सी जो है सही आकृति है, मतलब यहाँ पे भरा जाएगा। तो आकृति यहाँ ध्यान रखिए कि इसका ऐसे होगा और इसका कटा होगा। तो ऐसा कितने में है, तो ऐसा एक यहाँ है और एक यहाँ है, इसलिए ये दोनों कट गए। अब आपके पास ये दोनों में से विकल्प है, तो याद रखिएगा कि ये दोनों एक तरफ मुड़ा हुआ है, तो ये ऊपर की ओर है, तो ये नीचे की ओर मुड़ने वाला, तो नीचे की ओर मुड़ने वाला जो आपका हो जाएगा 143 का आंसर बी हो जाएगा, जो है बी हो जाएगा। इस तरह से आगे हम 144 की ओर चलते हैं। 144 में आंसर जो हो जाएगा, 144 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह से 7 7 दूना 14, उसके बाद है 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15 15 2 17। तो 17 वाला कितने ऑप्शन में है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि बीच वाले यहाँ एक घट गया, फिर एक घट गया, फिर एक घट गया, फिर एक घट गया, एक घटेगा तो टी वाला होगा, तो टी वाला यहाँ पे हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा।
इस तरह से आगे यहाँ देखिए पक्षी, ट्यूना और केनारी। तो पक्षी केनारी जो है पक्षी है, इसीलिए सभी केनारी पक्षी है और ये ट्यूना अलग हो जाएगा। ऐसा किस में है? तो ऐसा डी में है, डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि भाई इसका जो है दाएं में रखा जाता है दर्पण को, तो दर्पण को यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो याद रखिएगा कि इस साइड वाला इधर आ जाएगा, इस साइड वाला इधर आ जाएगा। तो ऐसा कितने ऑप्शन में दिख रहे हैं देख लीजिए। ऐसा जो है एक यहाँ दिख रहे हैं, इस साइड वाला इधर आ गया, इस साइड वाला इधर आ गया। लेकिन ये जो है ये ध्यान रखिएगा कि इसमें ऐसा चिन्ह नहीं दिया है, इसलिए गलत हो गया, ये वाला सही हो जाएगा। इस तरह से आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका बोला है कि भाई इसमें जो है कौन सा आएगा? 147 में बोला है यहाँ से हम न एक बार ऐसे मोड़ दिए हैं, तो भाई यहाँ से हम कैसे मोड़ देंगे? तो यहाँ से हम 147 में आपको ध्यान रखना है कि हम इसको ऐसे मोड़ेंगे, क्योंकि ऐसे मोड़ने का मतलब है कि ऐसे मोड़ेंगे या फिर ऐसे कर देंगे। तो 90 डिग्री और 45 डिग्री मतलब 135 डिग्री भगाना है। 135 डिग्री भगाएंगे तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज भागेगा, तो ये आ जाएगा आपका बी, ये आ जाएगा बी। 148 में बोला है कि कितने वर्ग हैं, वर्गों को काउंट करना है। तो यहाँ एक लिख लीजिए, यहाँ दो, यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ 4 और यहाँ पे लिख दीजिए 2। तो इस तरह से याद रखना है कि 4 गुने करना है 2 और जोड़ 3 गुने करना है 1, बस इसको जोड़ लीजिए, इसको आ जाएगा 11। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बोला है कि किसको रखेंगे तो आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि बी को आप रख के देख लीजिएगा, बी रखने से आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भाई 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर जोड़ के 40 आ रहा है, उसी तरीके से हम किसको ऐसा करेंगे? तो 6 का स्क्वायर आता है 36, 3 का स्क्वायर आता है 9, तो 36 नहीं जोड़ने से नहीं, सॉरी घटाने से आएगा। 7 का स्क्वायर 49 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 40। तो इसी तरीके से हो जाएगा, 36 में से 9 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा। तो इस तरह से बी आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और आया होगा तो आप इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।